नमस्कार। आज हम किसी नेता या पार्टी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक सिस्टम की, एक ब्लूप्रिंट की। हम एक रियल केस स्टडी लेंगे और समझेंगे कि आज के दौर में चुनावी रणनीति बनती कैसे है। फोकस चेहरों पर नहीं, उस सिस्टम पर होगा जो जीत या हार तय करता है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये है घाटमपुर, उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा क्षेत्र। लेकिन हमारे विश्लेषण के लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। यहीं पर हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हर पहलू को बारीकी से परखेंगे। तो आगे का सफर कैसा रहेगा, हम 6 हिस्सों में पूरी कहानी को समझेंगे। शुरुआत होगी जनादेश को डिकोड करने से, फिर घाटमपुर की जमीन को समझेंगे, वहां के लोगों को, फिर आएगी रणनीति की शतरंज, कमबैक की इंजीनियरिंग और आखिर में राजनीति से शासन तक का सफर। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है, असली चैलेंज क्या है? बात सिर्फ एक चुनाव हारने या जीतने की नहीं है। सवाल ये है कि एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहां लोगों का विश्वास बार बार बदलता रहा है, वहां गिरते हुए इलेक्टोरल ट्रेंड को पलटा कैसे जाए। चैलेंज है पॉलिटिकल आदत को तोड़ने का। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्षेत्र की पहचान से। घाटमपुर विधानसभा नंबर 218, कानपुर नगर जिले में एक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित सीट। ये इसकी पहली और सबसे जरूरी पहचान है जो यहाँ की राजनीति की पूरी दिशा तय करती है। देखिए, राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होती। असली एनालिसिस शुरू होता है लोगों की जिंदगी को, उनकी परेशानियों को समझने से। वहाँ के किसान से लेकर नौजवान तक उनकी रोज की जिंदगी में चल क्या रहा है। खेती का नुकसान है, आवारा पशु हैं, नौकरी नहीं है, लेकिन है मुफ्त राशन और पेंशन का असर भी है। और हर कोई चाहता है कि इलाके में सुरक्षा हो। ये हैं जमीन की सच्चाइयाँ। लोगों के जज्बात को समझने के बाद अब वक्त है ठोस डेटा यानी आंकड़ों पर नजर डालने का, क्योंकि पिछले चुनावों के वोटिंग पैटर्न ही पॉलिटिकल बदलाव की असली कहानी बताते हैं। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये इस सीट की पॉलिटिकल बेचैनी को साफ दिखाती है। पिछले 3 दशकों में सत्ता कैसे अलग अलग पार्टियों के बीच घूमती रही है, कभी सपा, कभी बसपा और फिर भाजपा। साफ है, ये किसी का मजबूत किला नहीं रहा है। और ये चार्ट ये असली चुनौती को बिल्कुल साफ कर देता है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर जो 2007 में 45.5% के शिखर पर था, वो 2022 में गिरकर सिर्फ 21.4% रह गया। ये जो जमीन खोई है, इसी को वापस पाना है। हमारी केस स्टडी का केंद्र बिंदु यही है। इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 2477। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि राजनीति में जीत और हार का फैसला मुट्ठी भर वोटों से हो जाता है। ऐसे में हर एक रणनीतिक फैसला कितना जरूरी हो जाता है, जहां एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। एक और अहम ट्रेंड, वोटर टर्नआउट यानी मतदान लगातार बढ़ रहा है। 2002 में लगभग 56% से बढ़कर 2022 में ये करीब 62% हो गया। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग वोट डालने निकल रहे हैं, वो एक उम्मीद के साथ निकल रहे हैं। किसी भी कैंपेन के लिए इस बदलते पैटर्न को समझना और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इतने सारे डेटा से पॉलिटिकल मैदान की एक साफ तस्वीर कैसे बनाई जाए। इसके लिए स्ट्रैटेजिस्ट कुछ खास एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। यह है स्वॉट फ्रेमवर्क, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये आईने की तरह सब साफ कर देता है। एक तरफ पार्टी की ताकत है, जैसे जमीन पर पुरानी पहचान। दूसरी तरफ कमजोरी है, जैसे गिरता हुआ वोट शेयर। बाहर सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा एक मौका हो सकता है, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ एक बड़ा खतरा भी है। अब एक और गहरे एनालिसिस को देखते हैं। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट इससे पार्टी की असली पूंजी को परखता है। वो पूछता है, क्या ये वैल्यूएबल है यानी जीतने में मदद करता है? क्या ये रेयर है यानी दूसरों के पास नहीं है? क्या इसकी नकल करना आसान है या इनिमिटेबल? और क्या हमारा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार है? यहाँ कैडर नेटवर्क वैल्यूएबल है, समाजवादी विरासत रेयर है, लेकिन संगठन को डेटा के साथ मिलकर काम करने के लिए और मजबूत करने की जरूरत है। और यहीं पर एक पल रुककर सोचना जरूरी है, हम ये सारा विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे संवैधानिक मूल्य एक जानकार, एक इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्कोर्स को मान्यता देते हैं। एक ऐसी बहस जहां नेता और जनता दोनों जमीनी सच्चाइयों और तथ्यों पर बात करें। ये लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखता है और उसे सिर्फ नारेबाजी का खेल बनने से रोकता है। चलिए एनालिसिस से अब एक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
आंकड़ों में जो चुनौतियां दिखी उनसे निपटने के लिए एक सिस्टम से बनाया गया ब्लूप्रिंट। इसे हम कमबैक इंजीनियरिंग कह सकते हैं। इस रणनीति का पहला आयाम, पहला मुख पूरी तरह से इलेक्टोरल है। उन खास वोट ब्लॉक्स को पहचानना और जोड़ना जो बहुमत के लिए जरूरी हैं। इसका मतलब है एससी, ओबीसी वोट्स को टारगेट करना और उनके असली मुद्दों जैसे खेती की समस्या और नौकरियों पर फोकस करना। दूसरा मुख है संगठन। ये तो जाहिर सी बात है, पार्टी का अपना ढांचा इतना मजबूत होना चाहिए कि वो कैंपेन को जमीन पर उतार सके। रणनीति कागज पर कितनी भी अच्छी हो, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बूथ लेवल तक एक एक्टिव टीम चाहिए। तीसरा और शायद सबसे अहम है नैरेटिव, यानी कहानी। एक साफ, दिल को छूने वाली कहानी जो सीधे लोगों की परेशानियों और उनकी उम्मीदों से जुड़े। रोजगार और न्याय ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक वादा है जो बेरोजगारी और अन्याय के डर पर मरहम लगाता है। और चौथा मुख है इन सबको अंजाम देने के लिए संसाधन, यानी रिसोर्सेज। यहाँ हर उपलब्ध चीज का स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल होता है, व्हाट्सएप से लेकर बड़े नेता की रैली तक। हर चीज का एक मकसद होना चाहिए ताकि जमीन पर उसका ज्यादा से ज्यादा असर हो। और ये सब एक टाइम बाउंड प्लान के तहत होता है। ये 90 दिन का एक्शन प्लान दिखाता है कि कैंपेन को अलग अलग फेज में कैसे बांटा गया है। शुरुआत के 30 दिन सुनाई सभा में लोगों को सुनने से होती है और आखिरी 30 दिनों में रैलीज और डिजिटल कैंपेन पर पूरा जोर लगाया जाता है। हर कदम सोचा समझा है। इस कमबैक को लीड करने के लिए एक खास किस्म के उम्मीदवार की भी जरूरत है। एक ऐसा प्रोफाइल जो एक नेता से ज्यादा एक साथी लगे। कोई नौजवान हो, स्थानीय हो, पढ़ा लिखा हो और लोगों के बीच आसानी से उपलब्ध हो, जिसकी पहचान काम से हो। अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम चुनावी रणनीति को शासन के असली वादे से जोड़ते हैं, क्योंकि चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी की शुरुआत है। और ये बात इसको बिल्कुल साफ करती है कि एक पावरफुल नारे के पीछे एक विश्वसनीय प्लान होना जरूरी है। रोजगार और न्याय का वादा तब तक खोखला है जब तक उसके पीछे दलितों के लिए जमीन के पट्टे या नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप जैसी ठोस योजनाएं ना हों। ये स्लाइड बताती है कि आज के दौर में मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल कैसे होता है। जियो टारगेटेड एड्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उम्मीदवार की अपनी आवाज में वॉइस नोट्स, ये सब अकेले अकेले हर वोटर से जुड़ने के तरीके हैं। लेकिन इन नए तरीकों के इस्तेमाल के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वोटर्स की जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये भारत के डेटा प्राइवेसी कानून के दायरे में होना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। उनकी सहमति लेना और जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ बताए गए मकसद के लिए करना, ये दिखाता है कि एक पार्टी सिर्फ वोट का नहीं बल्कि नागरिकों की निजी जिंदगी का भी सम्मान करती है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या जीत के लिए इतनी बारीकी से बनाया गया डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट वाकई शासन की एक ऐसी व्यवस्था में बदल सकता है जो उतनी ही प्रिसिजन से लोगों की सेवा करे? क्या एक सिस्टम जो वोट हासिल करने के लिए बना है वो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के काम आ सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।